बिकॉज आप सिविक सेंस तो होना चाहिए ना, रोड पे आप थूक रहे हो, वो गवर्नमेंट आके नहीं थूक रही है। वुमेन हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर रास्ता पे राइट। ऑनलाइन एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बच्चों को अपने आप को दूर रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी बच्चों को दूर रखना चाहिए। तो आज के एपिसोड में जिनसे हम लोग आपको रूबरू कराने वाले हैं वो हाजीपुर के यंग एंड डायनेमिक टीचर बोलिए या फिर फाउंडर बोलिए समर्थ्या क्लासेस के सुमित सर है, जो हाजीपुर में एजुकेशन को लेके मतलब एक अलग ही रेवोल्यूशन लेके आए हैं। तो चलिए हम उनसे बात करेंगे और बताएंगे कि क्या चेंजेस हाजीपुर में आने वाले एजुकेशन को लेके, या फिर उनका अपना एक थॉट प्रोसेस क्या है एजुकेशन को लेके। तो सबसे पहले सर नाम। थैंक यू वेरी मच। और सर ये आप पहले अर्ली लाइफ के बारे में सर थोड़ा बताएंगे कि कैसा था आपका अर्ली लाइफ, क्योंकि आप हाजीपुर से ही बिलोंग करते हैं और हाजीपुर में फिर ऐसा सोचना, पर्सपेक्टिव लाना। देखिए, आई वॉज बॉर्न हेयर, मैं हाजीपुर में जन्मा हूँ। मेरे बड़े भैया भी आर्मी में हैं, कर्नल हैं, और हम लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने एजुकेशन वाज द ओनली वे जहाँ पे हम लोग ग्रो कर सकते थे। आई वॉज गुड प्लेयर, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा रहा है, बट उस टाइम उतना स्कोप था नहीं स्पोर्ट्स में। सो एकेडमिकली ऑल्सो आई वॉज वेरी गुड। फिर मैंने 10th तक यहीं पे पढ़ाई की। शुरू में सुभाष सरस्वती स्कूल था डाक बंगला चौक पे, वहाँ से मैंने पढ़ाई की स्टार्ट की। फिर पांडे सर जो स्कूल के फाउंडर थे, उनका गवर्नमेंट स्कूल में हो गया था, फिर वो ही वेंट देयर। फिर हमने जी इंटर में कुछ समय पढ़ाई की, उसके बाद सेंट पॉल्स में मैंने पढ़ाई की। सर मतलब बेसिकली 10th आपका 10th मैंने सेंट पॉल से किया था, 9th सेंट पॉल से किया था। तो उसके बाद मैंने बोकारो से पढ़ाई की, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल बोकारो में, वहाँ से GGPS। जब मैं बोकारो गया था तब मुझे पता चला कि IIT नाम का कोई एग्जामिनेशन होता है। उससे पहले मुझे IIT के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरा एम NDA ही था, जो कि भैया NDA के थ्रू गए थे, तो दैट वाज द एम। IIT के बारे में मुझे बोकारो जाके पता चला। मैं वहाँ पे आई वाज ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड टीचर तावरा शर्मा, खुद IIT खड़गपुर के प्रोडक्ट थे, वो हम लोग के गाइड थे। सो वहाँ पे मेरे को IIT के बारे में पता चला और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के बारे में पता चला। फिर IIT बॉम्बे में 2005 में गया। पोस्ट दैट 2009 में पास आउट होने के बाद जॉब करने के 2-3 साल के बाद मैं इंडिया ऑलमोस्ट रोड पे 1.5 साल रहा, टू नो द प्लेसेस, टू नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डू। गैदरिंग चल रहा था इन्फॉर्मेशन गैदर के लिए। हाँ, बेसिकली इंटरेस्ट ये था कि एग्जैक्टली क्या करना चाहता हूँ वो तो पता चले। सो 2-3 सेक्टर को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ। एग्रीकल्चर में मैंने राजस्थान में एक कंपनी डाला, जिस कंपनी में हम लोग क्यूमिन प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे। एंड उसी के अगले साल 2014 में हाजीपुर आ गया। तो एग्रीकल्चर वाला कंपनी चल रहा था, जिसको हमने 2017 में सेल आउट कर दिया। एंड उसका एजुकेशन के लिए हाजीपुर आने का मेन रीज़न था 2-3 फैक्टर। एक तो बर्थ प्लेस, ऑफ कोर्स एक लगाव होता है, इमोशनली होता है। तो जब आए तो मेरे साथ में प्रज्वल उके मेरे साथ IIT बॉम्बे के ही बैचमेट हैं, नागपुर के रहने वाले हैं। ही वॉज ऑल्सो वर्किंग विद कोल इंडिया, तो उनका था कि सोशल सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं। सो मैंने उनको पिच किया कि हाजीपुर चलते हैं, थोड़ा टफ होगा आपके लिए, बिकॉज नागपुर इज़ अ गुड प्लेस, ऊपर से महाराष्ट्र में, और ही वॉज ऑलरेडी इन वेरी गुड जॉब, तो छोड़ के आना थोड़ा टफ था। और घर वालों को भी नहीं सर, यही मैं पूछना चाह रहा था कि जहाँ जॉब का बात आपने बताया कि एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आप पास आउट होके और फिर से खुद को मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ा होता है वो मतलब कम्युनिकेशन लैग होता है। ठीक है, आप IIT या कोई भी अच्छी जगह से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर आके समझाना कि खुद का कुछ करना है, मतलब यू हैव आइडिया। अच्छी बात ये थी कि जो भी लाइबिलिटीज़ वगैरह थे उससे मैं हट गया था, क्योंकि एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बिलीव करता हूँ कि हर किसी को सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी चाहिए। तो वी मेड श्योर कि जो बेसिक नीड्स होते हैं एक नॉर्मल फैमिली के लिए, सारे चीज़ पहले हम लोग प्रोवाइड कर लें, उसके बाद ही मैंने डिसीजन लिया। ऐसा नहीं था कि मैंने बस कॉलेज से निकला और रैंडमली डिसाइड किया। मतलब फाइनेंशियली पूरा हम लोग रिलैक्स्ड फैमिली। ठीक है, व्हेन वी स्टार्टेड इट, तो आवर एम वाज कि हम लोग स्टार्ट करेंगे विद जीरो इन्वेस्टमेंट। एंड लिटरली मतलब सामर्थ्य हमने बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। तो साथ में प्रज्वल उके जुड़े, जो कि नागपुर के रहने वाले थे, और एक रामेश्वर लाल जागरा थे, वो मेरे जूनियर थे IIT बॉम्बे के, वो राजस्थान के रहने वाले थे, जहाँ हम लोग खेती करते थे उसी गाँव के।
अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वेंट बैक होम तो उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गया एंड वी लॉस्ट हिम। एंड उसके बाद रोहित शर्मा, वो आईआईटी कानपुर से थे, वो भी राजस्थान के रहने वाले थे, वो यहाँ पे आ गए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छी बात यह थी कि ये लोग जो बिहार के नहीं थे, दे डिसाइडेड टू कम हियर। उनका था कि हम लोग सोशल सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं। तो टू स्टार्ट विथ हमने सोचा कि नहीं, हम लोग बिना इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा स्टार्ट करने में सुविधा हो जाएगी अपना प्लेस होने के कारण। सेकेंड चीज़ था कि यहाँ पे एक और रीज़न था हमारा कि हम लोग अगर इस प्लेस पे वी हैड प्लान फॉर लॉन्ग टाइम कि अगर हम लोग इस प्लेस पे काम करते हैं, ये बेसिकली अभी भी पटना के काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद भी बहुत लेकिन पिछड़ा हुआ है। सर जैसे कैसा है कि अभी लोगों को मतलब अभी के एरा में ऐसा देखा जाता है कि उनको मेंटली स्ट्रक होता है, जो भी पेरेंट्स है कि अपने बच्चों को कोटा भेजे, दिल्ली भेजे, और उस भेड़ चाल में आपने हाजीपुर जैसे जगह पे आके समर्थ्या जैसे क्लासेस डालना और लोगों को अवेयरनेस देना, तो सर एक तो स्ट्रक किया होगा ना माइंड पे कि क्या मतलब आगे क्या हो सकता है। देखिए, वही बता रहा हूँ कि वो चैलेंजेस ऑफ कोर्स थे, बट थिंग इज़ कि यहाँ पे काम करने का बेनिफिट क्या था, हम लोग कोई प्रोफेशनल टीचर तो थे नहीं, और नहीं ऐसा था कि पहले बहुत ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस था। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, बट बीइंग अ टीचर इज़ समथिंग डिफरेंट। हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ काफ़ी कुछ लर्न किए हैं, बिकॉज देखिए हाजीपुर पटना के काफ़ी नज़दीक होने के बावजूद भी बेसिक सुविधा में हम लोग बहुत पीछे हैं। बेसिक सुविधा में एजुकेशन की ही बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं भी जब पढ़ता था बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन थे जिनके बारे में मुझे नहीं पता था। बहुत बेसिक एग्जाम्पल था एनटीएससी 10th में तक हम लोग को पता ही था क्या होता है, भरना होता है। फिर केवीपीवाई इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ओलंपियाड्स के बारे में कुछ नहीं पता था। ओलंपियाड्स के नाम पे हम लोग को स्कूल कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भरवा दिया था और गोल्ड मेडल के नाम पे कुछ भी दिलवा दिया, एंड व्हेन वी केम टू नो कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सर हमारे टाइम में स्कूल में 800 रुपये एग्जैक्टली लिया जाता तो था। बिल्कुल अभी भी वही चीज़ मैक्सिमम जगह चल रहा है। प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन की कमी थी। व्हेन आई वेंट टू बोकारो तब मुझे पता चला कि ओलंपियाड्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है। वहाँ पे मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेरा फॉर्म भरवाया गया, और मतलब लकीली आई वेंट फॉर कैंप, तब उसका सिग्निफिकेंस, एक्चुअल सिग्निफिकेंस पता चला। तो वही था कि जो चीज़ मैंने फेस किया है या फिर मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया, वो नेक्स्ट जनरेशन को ना फेस करना पड़े। दूसरा कि हम लोग लर्न करेंगे। एक्चुअली अगर मैं हाजीपुर की बात करूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, नॉट इन बल्क बट क्वालिटी ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, क्योंकि हम अभी भी फैसिलिटीज़ मुश्किल से 10 से 20% प्लेसेस पे ही सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बाकी यही चंक है जो जो हम लोग हैं, वैसे ही बाकी प्लेसेस पे भी लोग हैं। तो अगर हम इन बच्चों के साथ लर्न करेंगे तो बाकी जगह सेम चीज़ को रेप्लिकेट करना हमारे लिए आसान होगा। थर्ड था कि बहुत सारे बच्चे, मतलब हाजीपुर से बहुत सारे बच्चे बाहर जाते हैं, जैसे आपने बताया कोटा, दिल्ली, बट सिलेक्शन ऑफ रिजल्ट्स बहुत कम है। अभी भी वही चीज़ है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं बट वैसा सिलेक्शन नहीं है। तो उसी रीजन से हमने सोचा कि नहीं, हम लोग लर्न करेंगे साथ में बच्चों के, और लेटेस्ट ट्राई कि क्या आउटकम आ पाता है। तो स्टार्टिंग में हम लोग 13 से 16 बच्चों के साथ स्टार्ट किए थे, एंड फर्स्ट ईयर में हम लोग का 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था जेई मेंस में, मतलब फर्स्ट फेज में, और 2 लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। सेकेंड ईयर में 2 से 3 बच्चों का आईआईटी, 3 बच्चे आईआईटी में गए थे, शशि गया था, विक्की गया था, आकांक्षा गई थी। तो इस टाइप से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर 3, 5, 10 करके बच्चे कॉलेज में जाना स्टार्ट किए आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में। सो जो जहाँ से हाजीपुर से साल में 1-2 बच्चे जाते थे, वहाँ से 10-10 बच्चे जाने लगे। दैट वाज वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट फॉर अस। प्लस एनटीएससी में बंद होने वाले साल में 2020 के बाद एनटीएससी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो 2020 के बाद 2020 में अपने 13 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। पूरे नॉर्थ से 39 बच्चे, 13 से हाजीपुर से, और वो भी सामर्थ्य से थे। सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। प्लस ओलंपियाड्स में भी पहले 2-3 फेजेस में बच्चे क्वालिफाई करते थे। फिर पाणिनी कैंप में गया 2023 में, 2024 में वो इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेके आया। बिहार से इकलौता बच्चा जो कैंप तक पहुंचा और मेडल लेके आया। प्लस काफ़ी सालों बाद बिहार में एक मेडल आया इंडिया को रिप्रेजेंट करके। तो दैट वाज बिग अचीवमेंट। तो हाजीपुर में ऐसा नहीं कि पोटेंशियल की कमी है, बट हम लोग अगर उन्हें रिसोर्सेज दिया जाए तो दे विल थ्राइव। उसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। अभी चैलेंजेस हैं, बाहर जाने के भी कुछ रीजन्स है। जैसे अगर मैं काउंट करूं तो पहला रीज़न है मैक्सिमम बच्चों को फ्रीडम चाहिए।
फ्रीडम पेरेंट्स का फाउंडेशन, टीचर्स का फाउंडेशन, हमारा जैसा समर्थक का थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा है तो वो फ्रीडम भी बच्चों को नहीं चाहिए, मतलब उसमें दब जाते हैं। सेकेंड होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि बाहर शायद कुछ बेहतर मिलता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो सुविधा बाहर मिलती है वहाँ मोरलेस यहाँ पे भी है। सर तो एज अ एजुकेटर या फिर एज अ टीचर, आजकल सर आपको नहीं लगता है कि जेनजी बच्चे जो आ रहे हैं अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि वर्ल्ड का एक तो एक अलग लेवल होता है देखने का, वो अपने तरीके से देखते हैं, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे एक हमारे टाइम था एक आपके टाइम होगा कि मतलब फैमिली चाहता था कि बच्चा को भेजे या फिर पास रखे, और अभी क्या है कि सारे डिसीजन उन बच्चों पे आ जाता है, तुमको जो करना है मतलब जो ऑप्ट करना है करो, उसके बाद भी मतलब रिजल्ट कम आना या फिर भेड़ चाल में फंस जाना, एक जगह स्ट्रक होके रह जाना, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए वही बोल रहा हूँ ना कि अपने यहाँ भी हाजीपुर जैसे छोटे शहर में एक और दिक्कत आती है सोशल स्टेटस की। गार्जियन के साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोशल स्टेटस। दे उन्हें लगता है कि हम बाहर भेजेंगे तो हम सोसाइटी में बोल पाएंगे हम इतना खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फोर्थ फैक्टर जो मुझे लगता है कि आज के गार्जियन मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हम बच्चों पे डालें कि अगर हमने तो तुम पे खर्च किया, तुमने नहीं किया, इट्स योर फॉल्ट। ये भी एक फैक्टर है। अब इसी चक्कर में बहुत लोग बस सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में बाहर जा रहे हैं और आउटपुट वैसा आ नहीं पा रहा है, आउटकम वैसा आ नहीं पा रहा है। तो ये एक ऑफ कोर्स बिग चैलेंज है और इसी साइकोलॉजिकल वारफेयर में हम लोग लगे हुए हैं कि भाई बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, पेरेंट्स समझ पाएँ कि बच्चों को अपने नज़दीक रहना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप देख रहे हो कि अभी का जो जनरेशन है, मतलब जो भी अभी बच्चे हैं, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कंपेयर टू अर्लियर। इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं, एक्सपोजर, बट प्रॉब्लम है कि सही एक्सपोजर नहीं है, गलत एक्सपोजर का ज़्यादा उनके पास चला गया है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो तभी हो सकता है जब पेरेंट्स इस चीज़ को समझें और पेरेंट्स को डिफरेंस समझ में आए कि पेरेंटिंग और पैम्परिंग में डिफरेंस होता है। सो आई थिंक कि पेरेंटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बच्चों को आप दीजिए फैसिलिटी, बट पैम्पर मत कीजिए। ओवर करने के चक्कर में गड़बड़ ज़्यादा हो रहा है। और सर एक क्वेश्चन था मेरा कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी जैसा 21st सेंचुरी चल रहा है, तो बच्चे क्या है ना कि गूगल, व्हाट्सअप, यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा रिलायबल हो चुके हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि फिजिकली बुक पढ़ना आज भी, मतलब आपका क्या इस पे? देखिए बुक रीडिंग की हैबिट होनी ही चाहिए, रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं तो इट्स नॉट रॉन्ग, उसमें बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट ऑथेंटिसिटी को आपको चेक करना पड़ेगा। कितने ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, कितना जेन्युइनली उसको लिखा गया है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यू विल फाइंड गूगल पे लोग रैंडमली कुछ मतलब पोस्ट कर देते डिजिटली हैं। तो फ्लडेड रहता है हाँ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, बहुत इन्फॉर्मेशन गलत होता है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना होगा। तो बुक्स आर बेटर सोर्स, और जो भी सिंसियर बच्चे हैं अभी भी वो बुक्स में ही ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो वही है कि ऑथेंटिसिटी, देखिए रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट वो उनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है। तो प्रॉब्लम इज़ दैट। अदरवाइज इंटरनेट का ऐसा नहीं कि गलत इस्तेमाल ही हो रहा है। बहुत सिंसियर बच्चे जो बहुत कम पैसों में बहुत अच्छे रिसोर्सेज को उपलब्ध करा पा रहे हैं। और ये सर सोशल मीडिया मतलब क्या सच में बच्चों को बोदर कर रहा है कि नहीं, ऑफ कोर्स जैसे मैं ये मेरा नहीं कहना है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इनफैक्ट अगर 2024 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ डिक्शनरी में देखा जाए, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द डिक्शनरी ईयर ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर देखा जाए 2024, तो उसमें एक वर्ड डाला गया है ब्रेन रॉट, एंड दूसरा वर्ड रहा है डूम स्क्रॉलिंग। तो दोनों चीज़ यही शो कर रहा है कि बच्चों की सोचने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई। इनफैक्ट अभी स्वीडन ने तो कम्प्लीटली बैन कर दिया है अंडर द एज ऑफ 16 किसी स्कूल कॉलेज में गैजेट्स का यूज। सो ऑफ कोर्स बाहर में लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। 13 से 16 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने बैन कर रखा है अंडर द एज ऑफ 16 बच्चों को मोबाइल लाना स्कूल में, टैब से पढ़ना, ये सब कुछ बैन हो रखा है। बट अभी इंडिया में चूँकि ये सब इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट आता है, तो अभी अपने यहाँ चल रहा है। बट आई थिंक कि गैजेट्स से पढ़ना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। और जो भी अपने यहाँ एग्जामिनेशन का पैटर्न है या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें हार्डवर्क एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उस पर ज़्यादा बिलीव करें। रही बात सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया में वही है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करें, उससे कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं हो पा रहा है बच्चों को।
खासकर जो जनरेशन है उसमें उनका अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया है। आप छोटे बच्चों में देखोगे ऑटिज़म का संख्या बढ़ गया है, ऑटिस्टिक बच्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि स्पीच डिलेड हो गया है। छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चे भी बहुत क्लियरली नहीं बोल पा रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना होगा, प्लस कम एज के बच्चों को गलत चीज़ों का एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जो कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रहा है, पैरेंटल कंट्रोल नहीं है हर जगह, और पेरेंट्स इतने वेल इन्फॉर्म नहीं है, उनके पास उतना नॉलेज नहीं है कि वो पैरेंटल कंट्रोल लगा पाएँ फ़ोन पे भी। तो ऑफ कोर्स एज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचा है जिनको कि हैंडल करना उनके लिए टफ है। नहीं, पहले क्या है ना कि बच्चे खाना नहीं खाते थे तो मम्मी पापा एक दो हाथ लगाते थे तो खाते थे। अब है कि वो फ़ोन देते हैं, ठीक है तुम देखो तब तक खाते रहो, मतलब ठीक है, बट उसका क्या स्क्रीन टाइम बढ़ने से इफ़ेक्ट भी आता है। बिल्कुल तो उस चीज़ को थोड़ा मतलब पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस चीज़ से जितना दूर रख पाए। एग्जैक्टली। और आई थिंक कि क्लास 12 तक तो बच्चों को एटलीस्ट फ़ोन से पर्सनल फ़ोन तो नहीं देना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, या फिर दे भी तो पैरेंटल कंट्रोल के साथ दे, और क्या स्क्रीन पे मॉनिटर कर रहा है उसको ऑब्जर्व करें, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर बिहार, मतलब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जैसे जहाँ पे 70% अभी आप देखो तो यंग लोग हैं, और 70% अगर यंग लोग हैं तो एक काफ़ी मतलब देखे तो रोजगार से लेके पढ़ाई से लेके हर चीज़ों में यंग का एक आने वाले समय फ्लड आने वाला है, जो हर चीज़ में वो खोजेंगे अपना हिस्सा, चाहे जो भी हो। उसमें जैसे बिहार जहाँ संसाधन का थोड़ा कमी बहुत ज़्यादा है, मतलब गांव के एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन जो आया है तो उससे क्या लगता है सर कि चेंजेस आएगा या आ रहा है? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन मजबूरी थी कोविड में, बट अभी क्या है कि एजुकेशन कन्वर्ट हो गया है इंटरटेनमेंट में। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन और इंटरटेनमेंट में डिफरेंस है। अगर आप उसको लिटरली एजुकेट करने के लिए यूज करो दैट इज़ यूजफुल, अदरवाइज मैक्सिमम जो अभी हम लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन कम, इंटरटेनमेंट ज़्यादा है, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। प्लस रिसोर्सेज बहुत अच्छे बुक्स हैं, बहुत कम कॉस्ट में बुक्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि कॉस्ट एक फैक्टर होता है। तो आप उन बुक्स को अगर रिसोर्स लेके आप करो, पढ़ो, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप अगर नेट का यूज करो दैट इज़ यूजफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन एजुकेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बच्चों को अपने आप को दूर रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी बच्चों को दूर रखना चाहिए। अपने एस्पिरेशंस को डाल मतलब पेरेंट्स अपने एस्पिरेशंस को प्रूव करने के लिए बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा देते हैं, बट लिटरली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज बट गुड रिसोर्सेज की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मैंने अभी बताया ना कि यूएसए, डेनमार्क, स्वीडन ये सब बैन कर रहे हैं और इंडिया इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर बाकी कंट्रीज बैन करें तो कुछ साइंटिफिकली ही बैन कर रहे होंगे, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और बच्चों में इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत वो जज कर पाए। और एक बार फोन आ गया तो आज के टाइम में तो बिल्कुल। फोन इज जस्ट लाइक पूरे वर्ल्ड है, बिल्कुल। आप क्या करना चाहते हैं आप पे Exactly. डिपेंड करता है। Exactly. सर एक चीज़ और रहा, मतलब बिहार में क्या है ना कि वुमेन को लेके, एजुकेशन को लेके, जैसे नीति आयोग का 2030 तक कुछ लक्ष्य होता है जो कंप्लीट करना होता है, जिसमें 4 नंबर और 5 नंबर 17 गोल है ऑल टोटल, जिसपे इंडिया को काम करना है। उस पर 4 नंबर और 5 नंबर है। पहला तो एजुकेशन को लेके और दूसरा वीमेन के लिए, वीमेन इक्वलिटी एजुकेशन में कैसा है। तो सर बिहार हर बार उसमें नीचे आता है, मतलब लगातार 4 साल से मैं देख रहा हूँ, 4 साल से जो इंडेक्स आ रहा है उसमें बिहार पूरा नीचे है। तो सर यहाँ पे क्या लगता है सर आपके सोच से कि एजुकेशन को लेके, चाहे वुमेन को एजुकेशन में और ज़्यादा प्रमोट करने को लेके, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बिल्कुल, मतलब भागीदारी जब तक उनकी नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं हो सकता है। और देखिए, बिहार में हमेशा रीज़न दिया था कि पॉपुलेशन बहुत डेंस है, बहुत हाई है, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पॉपुलेशन को हम लोग को स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट आवर वीकनेस। बहुत सारे कंट्रीज ने प्रूव किया कि पॉपुलेशन स्ट्रेंथ बन के, चाइना फॉर एग्जांपल कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया। तो वी हैव टू थिंक कि पॉपुलेशन को हम लोग स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं, हम लोग उनको उनके स्किल डेवलपमेंट पे कैसे वर्क किया जाए, हम लोग वर्टिकल ग्रोथ कैसे करवाया जाए, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऑफकोर्स हमारे पास हम लोग फार्मिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, डेयरी सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इन सब सेक्टर्स में जो जनरेशन है उसको स्किल उनका डेवलप किया जाए तो हम लोग बहुत बेहतर करेंगे। ऑफ कोर्स उसमें वुमेन का भागीदारी होना चाहिए, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर एक सिंपल एक लेडी अगर अच्छे से
एक एजुकेशन पाती है तो वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बेहतर कर सकती है कंपेयर टू अ मैन। बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ कि वुमेन हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को बेहतर रास्ता पे ले जा सकती है कंपेयर टू अ मैन, अगर वो वेल एजुकेटेड हो। तो हमारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए विमेन एजुकेशन को और ज़्यादा ग्रोथ दिया जाए, सो दैट कि नेक्स्ट जनरेशन पे वो बेहतर फोकस करा पाए। जैसे एक इस पे कहना है कि जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। इट मीन्स डैट कि आप अगर एजुकेशन को इनकलकेट करते हैं अपने अंदर तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना है। और इसके लिए कोई मतलब ऐसा है कि कोई शो ऑफ नहीं करना है, कोई दिखावा नहीं करना है, बस अपने माइंड को साफ करना है और मोटिवेट करके रखना है। तो सर मोटिवेशन से क्या आप कहते हैं कि काफ़ी बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में आ जाते हैं प्रिपरेशन को लेकर, कोई भी प्रिपरेशन हो, कोई भी एग्जाम हो, लेकिन इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में वो रुक जाते हैं बीच में आके। या तो इट माइट बी कि उनका फैमिली सपोर्ट ना करे, या फिर होता है पेरेंटल प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, अगल बगल वाले ज़्यादा मारते हैं घर वाले से। मतलब ठीक है वो बोलेंगे कि अरे आपका बच्चा है कर नहीं रहा, ठीक है, लेकिन एक पेरेंट्स को, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप मेरा कोई गोल है वो समझ नहीं पा रहा है, ठीक है, मैं हूँ मुझे समझ में आ रहा है मुझे करना है, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि नहीं छोड़ देना चाहिए, लोग क्या बोलेंगे, तो उस पर्सपेक्टिव में देखिए, सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें अपना एम पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। सेकेंड होता है कि उस एम के प्रति क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। थर्ड आता है कि सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम ऐसा नहीं कि आपके एम के प्रति या कोई भी पेरेंट्स आपके एम के अगेंस्ट हैं। मतलब मेरा बहुत क्लियर है कि कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा अपने एम को ना पाए। उन्हें बस डर लगता है कि वो कहीं पीछे ना हो जाए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, गरीब ना रहे वो। बस यही एक पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि अगर आप उनको एश्योर कराएं कि हम अपने एम के प्रति ऑनेस्ट हैं तो ईच एंड एवरी पेरेंट्स विल सपोर्ट यू। और आजकल खासकर अभी के ज़माने में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं जिसमें कि स्कोप ऑफ ग्रोथ नहीं है। हर फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी का काम है, अब बोलते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऑफकोर्स कौन 4 लोग हैं, उन 4 लोग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है, तो वी शुडंट बी बॉदरिंग अबाउट कि लोग क्या बोलेंगे। अब जैसे मैंने ही हाजीपुर में स्टार्ट किया था तो ऑफकोर्स ऐसा सपोर्ट कोई खास नहीं है, फैमिली के अलावा किसी का कोई खास सपोर्ट नहीं मिला। बट अगर मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, दैट आई वॉज वेरी क्लियर इन दैट, तो उस पर स्ट्रगल किया और अभी भी कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए, अगर यहाँ का बच्चा 95% ला रहा है, उस बच्चे की कैपेबिलिटी मच हाइयर है कंपेयर टू दोज प्लेसेज जहाँ फैसिलिटीज़ है। अब बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे बच्चे बारिश में किसी भी रोड में चले जाइए, पानी भरा रहता है, उसमें आते हैं, 15 से 20 दिन डेंगू से बीमार रहते हैं। अब सोचिए उन बच्चों का चैलेंज भी कितना ज़्यादा है कि गर्मी में एक्सट्रीम गर्मी है, लाइट जाना है, वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, बारिश में पूरा कीचड़ में आ रहे हैं, डेंगू हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। उस चीज़ में स्ट्रगल करके वो 95% अगर स्कोर कर रहा है, 90% स्कोर है, दैट इज़ मच बेटर अचीवमेंट कम्पेयर टू सेम कैटेगरी स्टूडेंट जो कि बड़े शहरों में अचीव कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, अगर बच्चा यहाँ से IIT क्वालिफाई कर रहा है इन लिमिटेड रिसोर्सेज, तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज दे हैव स्ट्रगल हार्ड। सो वही है कि इन रिसोर्सेज में भी अगर बच्चा कर पा रहा है तो वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही कर पा रहा है। तो अगर आप चाह रहे हो, कोई बच्चा अगर करना चाह रहे हो, तो हार्ड वर्क करते रहोगे, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज़ गारंटेड। मतलब एजुकेशन को फैंटेसी नहीं बनाना है, उसको एज सिंपल रखना है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सिंपल सी बात है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है सक्सेस का, उसके लिए एफर्ट करना होता है। सक्सेस को एक हैबिट बनाइए। सक्सेस अगर आप पाना चाहोगे तो सक्सेस मिलेगी। फेलियर के 1000 रीजन्स होते हैं, सक्सेस का एकमात्र रीजन होता है कि आपकी इच्छा शक्ति सक्सेसफुल बनने की। तो आप जिस भी फील्ड में आगे करना चाहते हो, जो आपको सेटिस्फाई करता है, जो फील्ड आपको लगता है अच्छा कर सकते हो, उसके प्रति ईमानदार रहिए। सर एक वर्ड और था इसमें, कंसिस्टेंसी, उसका क्या आप बोल रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़, वही बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ में आप अगर कंसिस्टेंटली नहीं करोगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। बिकॉज मैं पढ़ाई की ही बात करूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि हर दिन इक्वल होगा। सिचुएशनल अलग होगा, किसी दिन हो सकता है आपकी फैमिली में आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, किसी दिन हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो, कभी घर पे फंक्शन हो सकता है, कभी घर पे गेस्ट आ सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। बट जो रेगुलरली कर रहा है, सपोज मान लीजिए कोई है कि घर में एकदम क्लोज रिलेटिव की शादी है, आप गए 2 दिन,
ठीक है, कोई बात नहीं, को एंजॉय, बट व्हेन यू कम बैक आपके दिमाग में होना चाहिए उस 2 दिन को भी मुझे कोप अप करना है। तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली, और एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं करो, नॉलेज के लिए पढ़ोगे ऑटोमेटिक एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा, प्लस नॉलेज भी होगा डेली बेसिस पे। अगर आप एक दिन लूज़ कर रहे हो तो ट्राई टू मेक श्योर कि अगले 2-3 दिन में उसको कंपनसेट करो। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर आप बिहार का कुछ खाना बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। मैं तो बिहारी मतलब प्रॉपर बिहारी क्यूजिन्स। देखिए, लिट्टी चोखा तो सब बोलते होंगे, नहीं हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चूड़ाम। चूरा। तो अपने यहाँ बिहार में खासकर काफ़ी चलता है, प्लस मेरे गांव के तरफ का है चूड़ा के साथ में भुना हुआ मटन। मैं सीतामढ़ी, मतलब एंसेस्ट्रल प्लेस में सीतामढ़ी है, तो वहाँ से चूड़ा और भुना हुआ मटन। तो इस टाइप से बहुत सारी डिशेज़ हैं जो काफ़ी पसंद है। लिट्टी चोखा तो सबको पसंद होता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट चावल के साथ में सत्तू मुझे बहुत पसंद है, तीसी बहुत पसंद है। तो ऐसे जो लोकल डिशेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कोई फेवरेट बुक आपका? फेवरेट बुक क्योंकि ऐसा ये स्पेसिफिक नहीं है, मैं पूरा हमेशा, लाइब्रेरी बिल्कुल, दिख हमेशा रहा है। जनरेशनली मैं इसलिए हमेशा बिल्कुल। समय के समय चेंज करते रहता हूँ। अभी रिसेंटली मुझे सेपियंस काफ़ी अच्छी पसंद आई है। तो काफ़ी अच्छी बुक है सेपियंस, अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले पढ़ा था, तो काफ़ी अच्छी बुक लगी। उसके अलावा प्रेमचंद, हिंदी में प्रेमचंद हिंदी की स्टोरीज लिटरेचर। बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके सारे सारे वर्क पसंद है। फिर रिसेंटली वही हरारी की सेपियंस पढ़ रहा था, अभी नेक्सस से स्टार्ट किया है। तो लेट्स सी। सर वो गवन है, जी जी, तो आप उसको पढ़िएगा एक बार। पढ़ा हुआ है हमने पूरा, नहीं, फिर पढ़ी पढ़िएगा। बुक है जी। तो एक बात और पूछना था कि बिहार जैसे अगर 95 से 2000 के दौर में बिहार में एजुकेशन का एक अलग सिस्टम था। आज अगर आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो काफ़ी कुछ चेंज आ चुका है। कैसे मोस्टली लोग डिजिटली अवेयर हो चुके हैं, तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। लेकिन एक होता है ना, फिर भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए लेकिन उसको ऑथेंटिक सोर्स से क्लियर आउट नहीं करना, ये प्रॉब्लम आज मतलब बिल्कुल, छोटे बिल्कुल। शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो सर इस पे क्या आपका कहना है? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब इनरोलमेंट है बच्चों का यहाँ, आप उनको देखते हैं या फिर उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इस पे आपका क्या मतलब एक है ना इंसाइट होता है? देखिए मिस, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जिनके बारे में अभी भी बिहार में इंफॉर्मेशन नहीं है, और जिसका कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है। मैंने फॉर एग्जांपल ओलंपियाड्स की बात करूँ तो ओलंपियाड्स के बारे में ना बच्चों को पता ही नहीं है। तो हम लोग वासवी कंस फाउंडेशन के तहत में, जिसका ब्राइट माइंड्स साइंस एंड स्पेस इनिशिएटिव है, पाणिनि उसको 2 सालों से लीड कर रहा है। तो उसमें हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, बच्चों को उन एग्जामिनेशंस के बारे में बताते हैं कि उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो उनके जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज है उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा पाएँ, वो सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वही रिसोर्सेज, जैसे बहुत सारे रिसोर्स, मैंने ओलंपियाड्स इसलिए बोला बिकॉज ओलंपियाड्स के नाम पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत सारे एग्जामिनेशन लेते हैं। तो उसमें जो ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको इंडोर्स करती है उसके हमें पता ही नहीं चल पाता, बिकॉज ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी। सो उन सब एग्जामिनेशंस के बारे में आप लोग प्रॉपरली चेक करो कि गवर्नमेंट कौन सा कंडक्ट कराती है, उन सब एग्जामिनेशंस को दो। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीवी रमन और रामानुजम एग्जामिनेशन लेती है, इनके बारे में बच्चों को नहीं पता है। तो हमारी कोशिश वही है कि एटलीस्ट अपने जिला के बच्चे या फिर बिहार के बच्चे इन सब एग्जामिनेशंस के बारे में पता चले, जिनके सर्टिफिकेट का फ्यूचर में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक अवेयरनेस रहे उनके अंदर बिल्कुल। की। तो ये कोशिश हम लोग की रहती है कि हम लोग अपने थ्रू जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे पाएँ उतना दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो रिसोर्सेज भी हम लोग के इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज पे हमेशा अवेलेबल रहता है बच्चों के लिए। तो वो सब रिसोर्सेज हैं। और सर बिहार के एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे सर ये तो फैक्ट है कि चेंजेस ज़रूरी है। क्योंकि आप जब भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो पूरे इंडिया में बिहार का न्यूज़ जाता है कि यहाँ पे 4 बच्चे खड़े होकर ऊपर से चीट गिरा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट मतलब जो भी ये गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो सर वहाँ पे आपको क्या लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को क्या थोड़ा चेंजेस एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए? देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि फैक्ट्स को हमें समझना पड़ेगा। जो अभी का सिनारियो है, गवर्नमेंट स्कूल में मैक्सिमम बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जा रहे हैं। उनके पर्सनल लाइफ में, सोसाइटल लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं।
सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके चैलेंजेस में हम कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कैसे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे यहाँ तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। सो है बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर मुझे मतलब जॉब पे जाना है, 8th क्लास के बच्चे कि पापा बोल रहे हैं कि काम कर लो, घर का में हेल्प मिल जाएगा। तो हमें पहले उन पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक करना पड़ेगा एजुकेशन का क्या बेनिफिट है। रही बात जो दिखता है हमें चोरी का, तो आई थिंक ये इंडिया के किसी भी कॉर्नर में ये चीज़ होता है। अपना मीडिया उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करता है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग पॉजिटिव न्यूज़ को बहुत कम हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो एक पर्सपेक्टिव बन गया है कि यहाँ पे यही सब ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं है। वो कुछ केसेस होते हैं, बहुत केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ऑथेंटिकली बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उन केसेस को हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो प्रॉब्लम वही है कि हम लोग क्या शो कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क है। कि बहुत सारे बच्चे, अभी अमित है एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जिला में 3rd रैंक 4th रैंक आया था अभी NIT भोपाल में, बट ये सब न्यूज़ नहीं जाएगा कि भाई वो तो जो बिल्कुल वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, सरकारी बहुत गरीब परिवार से है, वो NIT भोपाल में जा रहा है। तो अभिषेक अमिताभ 2 भाई हैं, दोनों NIT में भी जा रहे हैं, वो भी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग किए। तो ये सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं जाता है, बट ये निगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो पॉइंट वही है कि अगर हम लोग पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को दिखाएं तो बहुत कुछ है दिखाने को। और सर पीयर ग्रुप मतलब बच्चों के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए सेम एज ग्रुप में अगर आप डिस्कस करते हो प्रॉब्लम्स, तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है। अब एक बच्चा आपने आपसे डाउट पूछा, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो एक्चुअल चैलेंजेस पता चलते हो कि ये क्वेश्चन और अराइज किया जा सकता है इसमें। तो पीयर ग्रुप के साथ रह के एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन वी डिस्कस प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा बेटर हम लोग सॉल्यूशन समझ पाते हैं और प्लस हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इसीलिए जैसे ऑनलाइन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि आप स्क्रीन टाइम पे देख रहे हो, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम्स को 1 to 1 डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें आपको लगता है हम तो बहुत जान रहे हैं, बट जब एग्जामिनेशन में जाते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा बिकॉज आपने उससे प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने डिस्कस नहीं किया है, बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है। तो ये सब रीजन्स होता है। तो पीयर ग्रुप के साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी है, एक अच्छा बहुत ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट के लिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सब एज कम्पेयर टू पटना और कोटा आपको क्या लगता है दोनों में से आपका फेवरेट प्लेस? हाजीपुर। वाई शुड आई कंपेयर इट पटना और कोटा? सिंपल से, पटना में हमने भी सर्च सेंटर डाला है, बट पॉइंट इज़ कि हर प्लेस फेवरेट। अब यहाँ से भी अगर मान ली बिहार स्टेट टॉपर अपने यहाँ से आ रहा है हाजीपुर से, तो बड़ा अचीवमेंट है ना। अगर यहाँ से बच्चा ओलंपियाड में मेडल लेके आ रहा है, दैट इज़ बिग अचीवमेंट। यहाँ से बच्चा अगर ऑल इंडिया रैंक 273 लेके आ रहा है, तो दैट इज़ बिग अचीवमेंट। तो बच्चों में पोटेंशियल हर जगह होता है, तो बस हमें निखारने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ के बच्चों का पोटेंशियल अगर हम लोग निखार पा रहे हैं, तो उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता है। तो सक्सेस हर जगह है, हमें ये देखना होगा कि कितना परसेंटेज सिलेक्शन है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्लस कितना ऑथेंटिकली उन बच्चों का रिजल्ट है। बहुत लोग कुछ भी क्लेम करते हैं, एफर्ट्स कितना डाल रहे हैं उस अनुसार से कितना निकल पा रहा है, कितने बच्चे हैं उसमें से कितना रेशियो निकल पा रहा है। अब बिहार से इतने संख्या में बच्चे आते हैं, अगर बहुत कम संख्या सिलेक्शन है तो और सर कभी कभी तो 1-2% से ऊपर नीचे रहता है, तो मतलब बिल्कुल देखिए, और जिसको हार्डवर्क करने की आदत होती है वो आगे अच्छा कर लेता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो IIT में पहुंचा वही बहुत अच्छा करेगा, जो NIT में पहुंचा वही बहुत अच्छा करेगा। बहुत लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेज में जाके बहुत बेहतर किए, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल उनका अच्छा होता है। जिनको मेहनत करने की आदत एक बार पड़ जाती है वो अच्छा कर जाते हैं लाइफ में, मतलब उनका लॉन्ग टाइम सर्वाइवल एग्जैक्टली। जिनको मेहनत करने की आदत वो अच्छा करेंगे। और अभी सर यहाँ सामर्थ्य को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, इसको आगे मतलब बच्चों में, जैसे सामर्थ्य से मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब ये स्पेशल होगा कि सामर्थ्य क्या करता है इस पे, और जो बच्चे हैं उनको निगेटिव माइंडसेट बहुत आता है ना? देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये जर्नी जो जैसे IIT या मेडिकल का प्रिपरेशन है, ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन है। तो मैंने पहले बोला ना, एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि पता नहीं बाहर क्या होता होगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्रस्ट करो कि बाहर जो होता है उससे बेहतर ही आपको मिलेगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पे जो मुझे लगता है जो अपना USP है वो है कि हमारा बच्चों के साथ रिलेशनशिप वो बहुत क्लोज है। मतलब क्लोज इन सेंस वी आर मोर ऑफ फ्रेंड, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, टीचर और स्टूडेंट का गैप भी रखते हैं। प्लस सबसे अवेलेबिलिटी हम लोग की, मतलब बच्चों के लिए हम लोग वी आर अवेलेबल, कि वो किसी भी टाइम आ सकते हैं, दे कैन कम आस्क क्वेश्चंस,
जिस भी टॉपिक पे डिस्कस करना है कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल इश्यूज भी है दे शेयर। बहुत बार होता है कि उनके पास बातें करने के लिए कोई नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पे खासियत ये है कि बच्चों के पास है लोग कि जो उनकी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ, डिस्कस कर पाएँ, तो उसका भी बेनिफिट होता है। और मैं क्लियरली बोलता हूँ, हर कोई सक्सेसफुल हो जाए जो एम है, जैसे सपोज आईआईटी में हर कोई आईआईटी में चला जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जामिनेशन के दिन क्या होता है वो बहुत कुछ मैटर करता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना बेस्ट दो, आपको अफसोस नहीं होना चाहिए इसे बेहतर मैं कर सकता था या कर सकती थी, और उसके बाद आप जहाँ भी जाओगे अच्छा करोगे। ट्रस्ट योरसेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब एक होता है ना कि आप परस्यू कर रहे हैं एजुकेशन को और उसको एक्वायर कर रहे हैं और फिर उसको स्किल में लेके आ रहे हैं, तो यही आप अपने बच्चों को यहाँ दे रहे हैं, इन सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग। अगर बोले एजुकेशन को लेके कि ठीक है आप पहले पढ़िए, फिर सीखिए, फिर उसको अपने पर्सनल ज़िंदगी में लेके आइए, वो एग्ज़ाम हो या फिर कोई और भी चीज़ हो, एग्जैक्टली, कंपटीशन हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, मुझे लगता है जो हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं वो ये है कि खुद पे भरोसा रखो। बिल्कुल। और सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मैं सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ आपके सेल्फ स्टडी का, बिकॉज हम लोग बहुत जल्दी तुरंत में सॉल्यूशन नहीं बच्चों को बताते हैं, पहले उनसे वर्क कराते हैं कि जो मैक्सिमम अपना दिमाग लगा पाए, देन वी हेल्प। वी आर हेयर टू हेल्प देम, बिकॉज एग्जामिनेशन उन्हें देना है, एग्जामिनेशन के 3 घंटे उन्हें खुद फेस करने हैं, तो उसमें मैं उनकी जगह पे एग्जामिनेशन नहीं दूंगा। तो उन्हें प्रिपेयर करना कि जो भी आप एग्जामिनेशन दो उसको फेस करना सीखो, बिना नर्वसनेस का, बिना अपने आप को किसी और के लिए प्रूफ करने का। तुम्हें खुद बेटरमेंट करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारी कोशिश होती है कि वो सेंस ऑफ प्राइड उन बच्चों में है अपने प्लेस को लेके, कि बच्चों को ठीक है ऑफ कोर्स अपने यहाँ बहुत कमियां हैं, बहुत प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट वी ओन द प्लेस। तो आप में जब तक वो नहीं होगा कि वी ओन द प्लेस, तब तक हम लोग उस जगह के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो लकली जो भी बच्चे मेरे कॉलेजेस पहुँचे हैं और जो जॉब में हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू सोसाइटी। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आईटी से करके क्वालिफाई करके अभी जॉब कर रहे हैं, एंड दे हैव टेकन केयर ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशन। वो पूरा फ़ी वगैरह देते हैं यहाँ पे अपने मन से गरीब बच्चों का। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पैसा भेजते हैं किसी 1-2 गरीब बच्चों को पढ़ाने का, तो ये कंट्रीब्यूशन वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सोसाइटी में जो भी अपने बच्चे यहाँ से निकले वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए पॉजिटिवली। और सर पहले हमारे पेरेंट्स या हम लोगों के पेरेंट्स बिहार में होता था काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी गृह त्यागी। तो आज के पर्सपेक्टिव में क्या हो गया ना कि ये फिट बैठता है, बट इसमें 21st सेंचुरी का तड़का लग चुका है। तो कैसा होता है ना कि लोग रिटेन नहीं कर पाते अपने मेमोरी को, जैसे अभी पढ़े कल भूल गए और वो एकाग्रता भी नहीं रहता है। तो सर उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर्सपेक्टिव में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पढ़ने से पहले आप ज़्यादा अगर डाइट ले लिए तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब एक ह्यूमन बॉडी का वो कंजप्शन होता है, उसके अनुसार से लेना चाहिए। तो सर इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? चाहे आप बिहार के उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि मेमोरी शार्प करे, या फिर वो पहले का जो था काक चेष्टा उस पर अभी के 21st सेंचुरी से कैसे फोकस करें? मैं तो बहुत अलग बिलीव करता हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है, खाने में नहीं शर्माना चाहिए और पूछने में नहीं शर्माना चाहिए। अच्छे से खाओ, पेट भर करके खाओ, हेल्दी खाओ, और जो भी क्यूरियोसिटी हो, क्वेश्चंस हो, टीचर से खूब पूछो। जब तक आपको ना समझ में आए तब तक पूछो, बिकॉज जब आप समझ जाओगे तो फिर उसको रिटेन करना बहुत आसान होगा। नहीं समझोगे तो ऑफकोर्स आपको याद करने में मुश्किल आते होंगी। तो रटना से अच्छा समझना जरूरी सिंप्लीफाई है, होके वो बिल्कुल आ जाए। समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल नहीं हिचक होना चाहिए। इसलिए मैं बोला कि जम के खाओ, जम के पढ़ाई करो और जम के खेलो। 3 चीज़, मतलब अपने फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क करो, फिजिकली भी एक्टिव रहो, तब मेंटली भी ज़्यादा एक्टिव रहो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता कम खाने का। मतलब हेल्दी खाओ आप, ताकि दिमाग में ना रहे कि मुझे नेक्स्ट डाइट कब लेना है। आप हेल्दी खाओ, अपने जब तक एक्टिव हो, और स्पैन में पढ़ो। मिस ट्राई कि 2 या 3 घंटे का स्पैन बनाओ, उसमें बैठ एक जगह एकाग्र होके उसमें पढ़ो। वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इम्प्रूव करेगा, कंसिस्टेंसी लाएगा। बैठने की आदत शुरुआत में मुश्किल होगी, फिर बैठना आदत हो जाएगा। मोबाइल से अपने आप को दूर रखो, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखो, तो चीज़ें अपने आप अच्छे डायरेक्शन में चली जाएंगी। और एक और है कि हमारे टाइम ऐसा होता था, बच्चे मतलब टीचर से डरते थे, फियर था। लेकिन आज क्या है कि मतलब बच्चे या तो पूछना ही नहीं चाहते
या फिर एकदम वो फियर में चले जाते हैं कि मतलब अलाइन अलग तरह से मतलब अलग तरीके से हो जाता है। तो एक ऐसा आपका एज अ टीचर मतलब स्टूडेंट के साथ क्या है, उनका क्या कहना चाहते हैं? देखिए मतलब उसका रीज़न बता रहा हूँ, वही मल्टीपल रिसोर्सेज का ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि क्लास में वो 100% अटेंशन नहीं दे पाते, उनको लगता है कि नहीं समझ आएगा, बाद में देख लेंगे, फ़ोन पे देख लेंगे। तो ना क्लास में वो 100% दे पा रहे हैं और ना बाद में देख पा रहे हैं, क्योंकि समय निकल जा रहा है। तो दोनों चीज़ में फंस जाते हैं। तो बच्चों को मैं यही बोलूँगा कि देखो, जो भी टीचर आपके पास हैं उनसे जितने क्वेश्चन है क्लास में अपना 100% दो, सो दैट कि आपके जो डाउट है वहीं पे मैक्सिमम कवर अप हो जाए। पूछने में नहीं शर्माना, अभी जस्ट मैंने बोला कि खाने में नहीं शर्माना, पूछने में नहीं शर्माना है। तो शर्माना नहीं है, जितना बार पूछे, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा। लोग ये नहीं देखो कि आपके दोस्त नहीं पूछ रहे तो आप भी नहीं पूछोगे, मतलब दे विल मॉक यू। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा करोगे तो वो बाद में आपको अप्रिसिएट करेंगे। तो आप अपना क्वेश्चन करने में बिल्कुल नहीं शर्माओ, पूछो जब तक नहीं समझ में आए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बीइंग क्लियर इज इम्पोर्टेंट, किसी हाँ, भी बिल्कुल। कंडीशन में आप बिल्कुल, मतलब आपके क्यूरियोसिटी का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर टीचर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो जो आपको सॉल्यूशन दे पाए उनके पास जाओ। बट ज़रूरी है आपकी इंक्विजिटिवनेस को दबाया नहीं जाए। मैं टीचर से भी बोलता हूँ कि उनकी इंक्विजिटिवनेस को नहीं दबाया जाए। अगर आपको नहीं आ रहा है, बहुत बार होता है टीचर को नहीं आता है, तो मैक्सिमम ऐप सीन की टीचर लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज मार देते हैं। ठीक है, आप बोल दो कि मुझे अभी नहीं आ रहा, मैं कल देख के बता दूंगा। इट्स परफेक्टली ओके, बट गलत मत बताओ। आई हैव सीन मेनी टीचर्स टीचिंग इन अ रॉन्ग वे, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। इफ़ अगर नहीं आ रहा है, इट्स ओके, हर कोई हर कुछ नहीं जानता है। आप बाद में उनको बता दो, एक दिन का समय ले लो, उसके बाद बता दो, बट उनको गलत पर्सपेक्टिव मत दो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ठीक है, नहीं जाने वो ठीक है, इट लेकिन इज़ गलत ओके, ना इट इज़ जाने। ओके। हर कोई सब कुछ नहीं जान नहीं सकता जानता। है। टीचर भी भगवान नहीं है ना कि वो सब कुछ जान रहा होगा, नहीं पता होगा। बट प्रॉब्लम है, ईगो का गेम ना बनाए बिल्कुल। कि मैं कैसे बच्चों के सामने बोलूँ कि मुझे नहीं आ रहा है। एक्सेप्ट इट एंड बताओ कि आप नेक्स्ट डे बेटर कर पाओगे। तो ताकि गलत ना बताओ, मिस गाइड मत करो। गाइडेंस, टीचर का काम है गाइड करना, मिस गाइड करना नहीं। तो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करना इज मोर मोर प्रॉब्लमेटिक। और सर ये जैसे आप पढ़ाई के थ्योरी मतलब कुछ भी, तो उसको अगर प्रैक्टिकल में करना हो या करते हैं लोग, तो वो आपके अनुसार आइडिया कैसा है? मतलब बच्चों को इनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए या फिर अपने पर्सनल लाइफ में इसको लेके आना चाहिए? नहीं, होता है ना, जैसे बहुत बार हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो लोग डेली बेसिस के प्रॉब्लम्स को ही समझाने में यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप उस प्रॉब्लम को विजुलाइज करते हो तो ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को समझ पाओगे। अब फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने स्कूल भी डाला है, तो हम लोग हिंदी में बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं। अच्छा। ऑफ कोर्स बहुत लोग ऑब्जेक्ट करते हैं, आप इंग्लिश में क्यों नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ हिंदी इंग्लिश दोनों में सिर्फ इंग्लिश में सिखाएं, हिंदी में क्यों सिखाते हैं। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर दुकानदार सब्जी वाला अगर बोले 57 रुपया, तो उनको पता होना चाहिए 57 रुपया क्या है। तो ये सब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जहाँ पे जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से बच्चों को एजुकेट किया जाए। अब बच्चों को पता होना चाहिए चौहद्दी घर का क्या है। ठीक है, हम लोग बिहार में रह रहे हैं, हमें हाजीपुर में है, क्योंकि हमारे दादाजी भी पूछ सकते हैं ना बच्चों से, तो वो सब इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। तो वी मेक श्योर कि बच्चों को उस प्रकार से भी स्किल किया जाए। बच्चों को हम लोग सोशल साइंसेज है तो हिस्टोरिकली भी उसका इंपॉर्टेंस बताते रहते हैं, चीज़ों का सिग्निफिकेंस प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में भी दिखाते रहते हैं। तो ये सब कोशिश रहती है कि उनको प्रैक्टिकलिटी के साथ जोड़ के एजुकेट किया जाए। तो सर अभी आपने लैंग्वेज का बात किया था, एजुकेशन में क्या लैंग्वेज अभी आज के पर्सपेक्टिव में आप सुन रहे होंगे सारे स्टेट लैंग्वेज को लेके काफ़ी कंसर्न दिख रहा है या दिखा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि एजुकेशन को लेके भी ये कंसर्न सही है या फिर लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है? देखिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, बट रिसोर्सेज बैरियर हो सकते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अभी जो मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो इंग्लिश में है, खासकर हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह उसको सीखा जाए, इट्स ओके, इट इज़ परफेक्टली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी रीजनल लैंग्वेजेस मैं तो बिलीव करता हूँ आप जहाँ पे रहो अगर सीख पाओ थोड़ा बहुत, तो सीखने में लर्निंग में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, दैट इज़ रॉन्ग, बट हाँ, लर्निंग में कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको लगता है नेसेसिटी के हिसाब से यू शुड लर्न, तो लर्न कर लेना चाहिए। अगर लगता है नेसेसिटी नहीं है तो नहीं लर्न करो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट किसी भी चीज़ को सीधे आउटराइजली हम लोग रिजेक्ट करते हैं, वो भी गलत है। तो सेम चीज़ पढ़ाई में है, जैसे अब हिंदी है, हम लोग मान ली हिंदी में रिसोर्सेज देखें तो स्कूल लेवल तक रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं,
बट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिसोर्सेज बहुत कम है। फॉर एग्जांपल ओलंपियाड्स के रिसोर्सेज बहुत कम है। तो जहाँ पे रिसोर्सेज अगर बाकी लैंग्वेज में इंग्लिश में है तो वी हैव टू लर्न दैट, तो वी शुड लर्न दैट, उसमें हिचक नहीं होनी चाहिए। मतलब एकदम बिल्कुल, मतलब जहाँ हाँ अनबायस्ड फॉर्म में आपको जहाँ से जो बेनिफिट उठा सकते हैं उसको उठाने के लिए जो सीखना पड़े सीखो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अभी नीति आयोग का सर्व मतलब सफाई अभियान जो होता है, मतलब सबसे क्लीनेस्ट सिटी में, तो हाजीपुर मतलब मोस्ट पॉल्यूटेड आया टॉप 3 थर्ड में। नंबर पे है जी। तो सर आपको क्या लगता है इस सेंस में कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इसके लिए मतलब मुझे लगता है कि हम लोग भी जिम्मेदार हैं, पब्लिक भी जिम्मेदार है। बहुत सिंपल सी बात है कि जब तक हम लोग ओनरशिप नहीं रखेंगे इसकी प्लेस मेरा है तब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। वी एज पब्लिक शुड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस और अपना कंट्रीब्यूशन भी रेगुलर होना चाहिए। बिल्कुल। मिस सिंपल सी बात है, हम लोग अपने घर के अंदर साफ रखते हैं और गेट पे बाहर फेंक देते हैं, उसके लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो ये गलत है। जब तक हम लोग खुद में ओनरशिप नहीं होगा तब तक नहीं हम लोग का शहर बेटर कर पाएगा। ऑफ कोर्स कुछ फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट्स के थ्रू ही बनना चाहिए, तो उसमें आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, बट जहाँ तक आपका पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूशन वो तो होना चाहिए। बिकॉज आप सिविक सेंस तो होना चाहिए ना, रोड पे आप थूक रहे हो, वो गवर्नमेंट आके नहीं थूक रही है, बिल्कुल बिल्कुल वो एज पब्लिक हम लोग थूक पब्लिक रहे ही कर हैं। रहा है। तो उसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है उन्होंने फैसिलिटी दिया नहीं दिया वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, बट हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज हम वी आर नॉट राइट टू क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पहले अपने घर से स्टार्ट कीजिए। एग्जैक्टली मतलब पहले अपने आप पे इम्प्रूव करें, उसके बाद ऑटोमेटिकली हम क्वेश्चन कर पाएंगे ना। जो उस पावर में बैठे हैं उनसे क्वेश्चन तभी करेंगे जब हम सही हैं, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन करने के लिए लायक नहीं है। लाइबल ही नहीं होंगे। एग्जैक्टली। और सर बिहार का कोई फेवरेट प्लेस आपका? बिहार में मतलब मुझे राजगीर बहुत पसंद है। मुझे हिस्टोरिकली प्लेसेस बहुत पसंद है, तो वैशाली में भी जो बुद्ध का है, महावीर का जन्मस्थल है, या वैशाली में सतपुरना केव है, तो वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, वो सब प्लेसेस मुझे बहुत पसंद है। अभी वाल्मीकि नगर में ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, तो वो सब जगह जाना, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है वो सब प्लेसेस मैं प्रेफर करता हूँ जाना। मतलब बहुत सारे प्लेस बिहार में बहुत सुंदर प्लेसेस, बहुत अच्छी प्लेसेस हैं जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड हैं, तो वैसे प्लेसेस पे व्हेन वी गो तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मतलब मुझे बहुत पसंद है जाना। मतलब बिहार अगर देखें तो ओवरऑल सारे पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहा। बिल्कुल, टूरिज्म को अगर अच्छे से डेवलप किया जाए तो हिस्टोरिकली इतना रिच प्लेस है हिस्टोरिकली, तो टूरिज्म बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। तो और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो पता ही नहीं है, वैशाली के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है, तो उन सब चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, बच्चों तक बताना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन अवेयर होगा तो ज़्यादा जानेगा अपनी जगह के लिए। तो आई थिंक कि वो इन नॉलेज के थ्रू हो सकता है इस पर। सर कुछ रैपिड राउंड होगा, Sure. तो आपसे मैं पूछूंगा, आप बताएंगे कि आपके फेवरेट कौन है उसमें। पॉलिटिक्स से कौन है आपका फेवरेट? प्रेजेंट में जी। प्रेजेंट में मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को नहीं फॉलो करता हूँ, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ। प्रेजेंट में मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करता, बट पॉलिटिशियन अटल बिहारी वाजपेयी हैड ऑलवेज बीन माय फेवरेट। बॉलीवुड से? बॉलीवुड से अगर देखा जाए प्रेजेंट में आई थिंक अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। और ग्लोब के मतलब मैप पे कहीं आपको एक फेवरेट प्लेस जाना हो तो? देखिए मैं घुमा बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा घुमा हूँ, बट स्टिल माय फेवरेट प्लेस, मतलब मैं पूरे वर्ल्ड बहुत जगह घुमा हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लाहौल स्पीति वैली है। लाहौल स्पीति वैली। हाँ बहुत, इट्स रियली ब्यूटीफुल। आपके कोई फेवरेट टीचर जिनको आप? अभी बताया था अमिताभ राय शर्मा, तो ही हैज़ बीन माय फेवरेट, बहुत अच्छा गाइड किया उन्होंने। और एक क्वेश्चन और है जो मतलब आखिरी क्वेश्चन है कि आप बच्चों को क्या आपके मतलब इतना बात हुआ उसको अगर कंक्लूड करके आप मतलब बच्चे, उनके पेरेंट्स या फिर उन बच्चों को जो फ्यूचर में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में उनका कुछ अपना गोल है, पर्सपेक्टिव है, जिसको लेकर कंसर्न है कि ठीक है मुझे ये करना है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी आते हैं, बहुत सारे हर्डल भी होते हैं लाइफ में जिसको आप कोप अप समय के साथ करते हैं, एक बार नहीं हो पाता है, वो पढ़ाई ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं आप मास्टर हो चारों सब्जेक्ट में। तो
ये सारे प्रोस्पेक्टिव को अगर हम लोग एक ऐसा है ना कंक्लूड करते हैं तो इसका रिपरकशन भी अलग हो सकता है, इसका कुछ पॉजिटिविटी भी हो सकता है। तो एज ए टीचर या फिर आप इतने अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से हाजीपुर को इतने अच्छे इंस्टीट्यूट दिए जहाँ पे आप नर्चर कर रहे हैं बच्चों को, तो बिहार के लोगों को, वैशाली के लोगों को, हमारे शहर के लोगों को मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है जिससे सुन के भी लोग मोटिवेट हो सकते हैं, कर भी सकते हैं और आगे पढ़ भी सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि ट्रस्ट योरसेल्फ। हमें सबसे पहला जो वार लड़ना हो खुद से लड़ना है कि हम जो भी कॉन्फिडेंस, हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम छोटे प्लेस से हम ये नहीं पा पाएंगे, ये नहीं कर सकते हैं, ये सब गलत है। अपने ऊपर विश्वास रखो। अगर आप खुद से हार जाओगे तो हार जाओगे। रिस्क उठाओ करने का, बिकॉज रिस्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, करोगे तो शायद होगा। तो रिस्क उठाओ करने का, डरो मत, खुद पे विश्वास करो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन ही डिलीवरेंस देता है। और पेरेंट्स को यही बोलूँगा कि आप, ठीक है, आप हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता है, बट अपने एस्पिरेशंस को बच्चों पे थोपे ना। उन्हें इनकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें कि तुम उनके पोटेंशियल के हिसाब से मोटिवेट करें। जो रिसोर्सेज आप अवेल करा पाते हैं उतना कराने की कोशिश करें। अगर कोई म्यूज़िक में अच्छा है, अगर अवेल करा पा रहे हैं तो उनको उस डायरेक्शन में आगे बढ़ने दीजिए। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल, बिकॉज अपने यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, अगर पॉसिबल है तो आप उसमें इनकरेज करें। तो जो जिस फील्ड में जाना चाहता है उधर इनकरेज करें, प्रोवाइडेड कि अगर वो रिसोर्सेज आप अवेल करा पा रहे हैं। तो नहीं करा पा रहे हैं तो अपने पास बिहार में एजुकेशन से अच्छा कोई रिसोर्स नहीं है जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। सर, आपने एग्रीकल्चर का बोला था, मैं एग्रीकल्चर के बारे में आपका क्या मतलब चल रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट को लेके, मतलब गवर्नमेंट कैसा है ना कि इस चीज़ों पे फोकस तो करते हैं, लेकिन हमारा समाज कैसा है ना कि अभी एक वो कहते हैं ना भेड़ चाल में चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर नहीं है या फिर एग्रीकल्चर में हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो उस पर आपका क्या है? क्योंकि आपने बताया था एक ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर का मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर स्मार्टली किया जाए तो एग्रीकल्चर इज़ दी ओनली बिजनेस, मैं बिजनेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, ओनली बिजनेस जहाँ पे 3 महीने आप 100% का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा सा नेचर का रोल रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप स्मार्टली वर्क करें, थोड़ा सा साइंटिफिकली वर्क करें, तो द ओनली बिजनेस जहाँ पे मतलब श्योर और आप 3 मंथ में 100% का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स बट ये है कि इसको हमेशा से साइडलाइन करके देखा गया है, इसको छोटे जॉब की तरह देखा गया है। तो बहुत अच्छा है अगर यंग माइंड जाएंगे। और इनफैक्ट बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, आईएम से ग्रेजुएट हैं, सो पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तो दे आर डूइंग वेरी गुड इन दिस फील्ड। तो और एक तो पटना से ही 2-3 कंपनीज निकले हैं जो कि अभी $1 बिलियन रीच करने वाले हैं। तो इनफैक्ट आई थिंक पटना का बिहार रजिस्टर्ड फर्स्ट $1 बिलियन कंपनी बनेगी। तो ये भी बहुत बड़ी एग्रीकल्चर सेक्टर में स्मार्टेस्ट चॉइस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है अगर आप उसमें स्मार्टली करें, तो कलेक्टिव एफर्ट करें और लोगों को जागरूक करें, बिकॉज बिहार में जागरूकता की कमी है। तो जागरूक करेंगे तो इधर भी अच्छा किया जा सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है आप कुछ भी फर्स्ट चॉइस ले लीजिए लेकिन सेकंड पे एग्रीकल्चर को रख सकते हैं। बहुत वही बोले अभी बिहार के पर्सपेक्टिव में बोलें कि डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, बिकॉज पॉपुलेशन है ना अपने पास, तो सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है, बट हमें उसे स्किल करने की जरूरत है। तो एक वर्ड, मतलब एक कोट है मलाला यूसुफजई का कि एक चाइल्ड, मतलब 1 चाइल्ड और 1 टीचर, 1 बुक, 1 पेन कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो ये सर आपके लिए था कि ऐसे ही चेंज आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चेंज लाने में डरते हैं, क्योंकि उनको कैसा है सेट हो जाते हैं, उनका एक अच्छे जगह जॉब हो गया, अच्छे पैकेज पे है, तो फिर आना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया कि आप हाजीपुर में आए और चेंजेस लेके आए और दिखता है, क्योंकि पहले लोगों के पास कोई मतलब इंस्टीट्यूट नहीं था, स्कूल थे बहुत सारे लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं थे प्रॉपर। लेकिन आपने ये काम किया है जो कह सकते हैं कि सोशली मतलब क्या काफ़ी पॉजिटिव काम है। एज ए यंग अगर मैं देखता हूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, क्योंकि पहले ऐसा कभी था नहीं, क्योंकि हम लोग भी सैंपल से ही पढ़ाई किए तो कभी ऐसा कुछ था नहीं, ना फैसिलिटीज़ थे। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जैसे आईआईटी हो गया, नीट हो गया, जेईई हो गया, जो भी पढ़ाई करना चाह, तो ऑफकोर्स आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्ट कर सकते हो, आप उस चीज़ में बढ़ सकते हो।
तो इस एपिसोड के माध्यम से एजुकेशन को लेके और बाकी सारे तमाम मुद्दों पे हमने बात किया और आपको बताया कि उसका क्या क्या मतलब जो लूप होल है उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं और बाकी सारे जो भी इशू है उस पर कैसे कोप अप किया जा सकता है। तो ये हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो था हाजीपुर को लेके और सामर्थ्य क्लासेस को, जहाँ पे हमने बहुत सारे बात किए। मैं उन बच्चों से मतलब रिक्वेस्ट करूँगा, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को ज़्यादा मतलब भार ना दे, बिल्कुल। खुल के उड़ने दे, बैगेज मत बनाए उसको। सर आप कंक्लूड करना चाहेंगे? नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए, मतलब प्रोफेशंस बहुत सारे होते हैं। अब हर प्रोफेशन के अलग चैलेंजेस होते हैं। टीचर का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा चैलेंज ये है, बिकॉज आप अगर गाइड कर रहे हो तो एक जनरेशन गाइड हो रहा है, और अगर गलत मिसगाइड कर दिए तो पूरा जनरेशन बर्बाद हो सकता है। तो एज ए टीचर इट्स वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ के रखें, हम लोग सही डायरेक्शन बच्चों को लेके जाएं, यही कोशिश हमारी रहेगी। और बच्चों से यही है कि तुम लोग जो भी करना चाहते हो करो, बट ट्रस्ट योरसेल्फ, और थोड़ा सा मिसगाइड होने से बचो, गलत डायरेक्शन मत जाओ, नशा से बचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिएगा।